हे गाइस, वेलकम यू ऑल। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो करंट के अकॉर्डिंग और हमारे लीगल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा करंट इश्यूज़ के बारे में और साथ ही साथ लीगल एस्पेक्ट के बारे में। तो हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे कि जो मुकुल रोहतगी साहब है उन्होंने अटॉर्नी जनरल बनने से मना कर दिया। अब देखिए, मना कर दिया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो स्टोरी छुपी है ना, उसमें हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्टिंग भी है और लीगल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो हम इसी बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि उन्होंने मना क्यों किया। देखिए, वो जैसे कि मुकुल रोहतगी साहब पहले भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, ठीक है। अभी करंट में जो है के वेणुगोपाल साहब हैं। अब उनकी एज हो गई 92 अप्रॉक्स वो हो चुके हैं। तो उन्होंने खुद ही गवर्नमेंट से बोला कि अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। अब देखिए, नहीं करना चाहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि मुकुल रोहतगी दोबारा से बने, और मुकुल रोहतगी भी चाहते थे कि ठीक है मैं बन जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने पहले हाँ बोला, बाद में मना कर दिया। और ये जो हाँ से ना की जो ये स्टोरी है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कुछ सीखने लायक है। तो चलिए मैं आपको यही बताता हूँ। और ये भी बता दूँ कि पीएमओ से डायरेक्ट फ़ोन आया था उनके पास, ठीक है। ये बात कोई क्लिक बेट नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है कि पीएमओ ने उनको कॉल करके बताया, उन्होंने हाँ भी बोला, बाद में उन्होंने मना कर दिया। अब ये मना क्यों किया तो चलिए समझते हैं। क्विक एंड शॉर्ट रहेगा लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है द वायर से मैंने ली गई है। द वायर में काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, सो मैंने यहाँ पे लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक एक शब्द पे जो भी मैं आपको फोकस करवाऊंगा वो आपको ज़रूर फोकस करना है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहले मैं बताऊं कि ये जो मना करने की स्टोरी है ना, ये जो मना क्यों किया, इसके पीछे दो रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटे मोटे अगर दो रीजंस मैं आपको बताऊं तो एक है जो गवर्नमेंट और हमारे मुकुल रोहतगी साहब से रिलेटेड है। फर्स्ट ये है। सेकंड जो है, सेकंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सेकंड है हमारी जुडिशरी से रिलेटेड। अब जुडिशरी से कैसे रिलेटेड है, क्या आगे की स्टोरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को 2024 में थोड़ा सा एक डर सता रहा है। अब वो डर क्या है जुडिशरी से रिलेटेड, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले समझते हैं हम फटाफट से। देखिए क्या लिखा है द वायर ने, बिहाइंड मुकुल रोहतगी टर्निंग डाउन एजीज जॉब, मतलब अटॉर्नी जनरल जॉब, एंड अनयूजुअल लॉ मिनिस्ट्री सर्कुलर। तो एक लॉ मिनिस्ट्री ने सर्कुलर निकाला। सर्कुलर निकाला मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या कि के वेणुगोपाल साहब ने बोला कि अब मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट ने भी अपने अब ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए, बिकॉज सबसे बड़ी लॉ ऑफिसर की पोस्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने देखा कि चलिए मुकुल रोहतगी साहब को दोबारा से हम अपॉइंट कर लेते हैं। उनसे कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया, लेकिन उन्होंने हाँ बोला, बाद में उन्होंने डिनाई कर दिया। डिनाई क्यों किया? अटेम्प्ट्स बाय द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री टू कटेल हिज पावर। यहाँ पे ये रीज़न आया कि हुआ क्या कि उनको पहले फ़ोन करके बताया गया या फिर जैसे भी बताया गया कि आप बनना चाहते हैं, तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया, ठीक है। बट हुआ क्या, उसी के तुरंत बाद लॉ मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर निकाला। अभी सर्कुलर ही सारा इशू है कि उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री ने किया क्या कि एक सर्कुलर जो निकाला उसमें था कि जो अटॉर्नी जनरल है ना, उनकी पावर को कर्टेल किया जा रहा था। अब पावर को कैसे कर्टेल किया जा रहा था और क्यों किया जा रहा था, बिकॉज गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, वो ही हमें इसमें समझना है। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बिहाइंड मुकुल रोहतगी टर्निंग डाउन एजीज जॉब एंड अनयूजुअल लॉ मिनिस्ट्री सर्कुलर, ठीक है, अटेम्प्ट बाय द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री टू कर्टेल हिज पावर्स एंड प्लेस देम विद द सॉलिसिटर जनरल इवन बिफोर रोहतगीज हैड स्टार्टेड हिज
instinct are understood to have led to his decision to say no। यही उनके डिसीजन के नो बोलने का कारण है कि ये जो सर्कुलर निकाला ना, यही सारा इशू है। अब ये सर्कुलर क्या है इसे भी समझेंगे। हुआ क्या, ऑन 13th of September द डे मुकुल रोहतगी एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट ऑफर्स टू टेक, इन्होंने जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, वो सारा का सारा ये द वायर में एकदम से लिखा गया है, तो उसी की मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, ठीक है, वही रीज़न था मुकुल रोहतगी के मना करने का। अब सर्कुलर क्या है, हम फटाफट वो समझते हैं। सर्कुलर कहता है, ध्यान से, इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने लगेंगे गवर्नमेंट के, ठीक है, द लिस्ट ऑफ केसेस ऑन अ डेली बेसिस विल फर्स्ट बी प्लेस्ड बिफोर द लर्नेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले जो भी केसेस होंगे वो अटॉर्नी जनरल के पास जाएंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं, तो उनके पास जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ हिज सिलेक्टिंग द मैटर्स इन विच ही कंसिडर्स हिज अपीयरेंस टू बी नेसेसरी। ठीक है, जिस केस में वो चाहते हैं कि उनकी अपीयरेंस ज़रूरी है, वो अपने पास रख लेंगे वो केस कि ठीक है इस चीज़ में मैं पर्सनली जाऊंगा, तो वो पहले ही बता देंगे क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, कोई इशू नहीं है। बट द लिस्ट विल देयर आफ्टर बी प्लेस्ड बिफोर द लर्नेड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। यही इशू है, यही लास्ट की 2 लाइन पूरा इशू है। इस सर्कुलर में बोला गया कि सबसे पहले सारे केसेस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, वो देखेंगे जिसमें उन्हें सूटेबल लगेगा कि ठीक है इसमें मुझे पर्सनली रहना है, तो वो उसमें कहेंगे ठीक है इसमें मैं पर्सनली जाऊंगा। बाकी सारे केसेस सॉलिसिटर जनरल के पास ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। और समझिए और क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि जितने भी केसेस सॉलिसिटर जनरल के पास गए हैं उनका फैसला वही करेंगे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे, जो कि अभी तुषार मेहता साहब है, वो फैसला करेंगे कि अब ये केसेस हमें आगे कैसे डिवाइड करने हैं। आगे मतलब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं, तो उनके बीच में अब इन केसेस में कौन कौन जाएगा और वो किस केस में जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि सारे केसेस सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जो भी हैं, सारे केसेस कौन तय करता था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कि कौन किस में जाने वाला है। लेकिन इन्होंने सर्कुलर में कहा कि अटॉर्नी जनरल सिर्फ अपना तय करेंगे और सॉलिसिटर जनरल बाकी सबका तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो पावर है ना सॉलिसिटर जनरल को ट्रांसफ़र कर दी, बस यही सारा इशू है। यहीं पे देखिए लिखा हुआ है, व्हाट वाज अनसेड इन द सर्कुलर इज़ दैट, जो सर्कुलर में अनसेड है लेकिन हिडन है, बिकॉज लॉ वाले तो हिडन कॉन्सेप्ट भी समझ जाते हैं, वही चीज़ है, इज़ दैट इट वुड बी द एसजी मतलब सॉलिसिटर जनरल who would then be marking cases to other law officers including additional solicitor generals। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स हैं और भी सारे सीनियर एडवोकेट्स होते हैं जो भी गवर्नमेंट पैनल से रिलेटेड है, उनको कौन सा केस मिलने जा रहा है, ये सारा का सारा डिसीजन एसजी करेंगे एंड नॉट द एजी, मतलब अटॉर्नी जनरल नहीं करने वाले हैं। अब देखिए, एसजी तुषार मेहता हैज़ बीन गवर्नमेंट्स क्राइसिस मैनेजर इन द कोर्ट्स एंड हैज़ बीन वर्चुअली रनिंग द शो विद के वेणुगोपाल टेकिंग अ बैक सीट एज एजी। कितना बड़ी बात लिखी हुई है। इन्होंने कहा है कि क्योंकि के वेणुगोपाल साहब जो है 92 ईयर्स के हो गए हैं, और आप जो भी देखेंगे जैसे भी मतलब जो भी इशू चलता है सुप्रीम कोर्ट में, तुषार मेहता साहब ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, चाहे कितना भी बड़ा इशू हो। हमने कोविड में देखा, हमने जब लेबर्स इधर से उधर जाने लगे उस क्राइसिस में देखा, हमने हर क्राइसिस में देखा कि कभी भी हमने के वेणुगोपाल साहब का नाम नहीं सुना कि उन्होंने कोर्ट में ये दलील रखी, नहीं। तो हो क्या रहा था, क्योंकि उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो तुषार मेहता साहब ही सब चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो पीछे से यही चलता आ रहा था कि ठीक है वो एडवोकेट अटॉर्नी जनरल वो हैं, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल हैं
वो ही सारा काम संभाल रहे थे। अब ये चाहते हैं कि ऐसा ही कंटिन्यू रहे दूसरे के साथ भी, मतलब दूसरे जो हमारे अटॉर्नी जनरल आएंगे उनके साथ भी तुषार मेहता ही सारा कुछ संभाले, बिकॉज तुषार मेहता ने काफ़ी टाइम गवर्नमेंट को बचाया है और उन्होंने काफ़ी अच्छी एडवोकेसी करी है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट भी ये मानती है और चाहती है कि उनको ही पावर दे दी जाए। लेकिन के वेणुगोपाल साहब की एज तो 92 थी, सबकी एज 92 थोड़ी होगी। वो वो भी चाहेगा कि उस पावर उनके हाथ में रहे, जो बड़ी पोस्ट है ज़्यादा पावर उनके पास रहे, ये तो ओबियस है। सो यही सारा इशू है। उन्होंने कहा कि ये सर्कुलर में जो भी ये लिखा है, उन्होंने मतलब कुछ कहा नहीं लेकिन उन्होंने मना कर दिया बाद में, और रीज़न यही है कि सर्कुलर इशू हो गया था। अब ये सिर्फ फर्स्ट इशू है, जो मैंने आपको बताया ना 2 इशू होंगे। अब जुडिशरी का एंगल आने वाला है अभी। तो पहला इशू आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी बातें और लिखी हुई हैं और सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने बकवास का कुछ भी नहीं दिया है आपको, सब इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज सेट वाइल इट हैज़ ऑलवेज बीन क्लियर हाउ वर्क अलॉटमेंट इज डन। देखिए सोर्सेज ने, तवायर के सोर्सेज ने ये भी कहा कि जैसे जब तय है कि अलॉटमेंट कैसे होना है, तो ये फर्स्ट टाइम आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट सच एन ऑफिस मेमोरेंडम वॉज इशूड। दिस अपियर्ड टू बी the one red flag that led to रोहतगी सेकेंड थॉट अबाउट टॉप जॉब। बिल्कुल सही बात है, सबसे टॉप जॉब है फिर भी उसके बारे में दूसरी बार सोचना पड़ा उन्हें। तो इसका मतलब है कोई ना कोई बड़ा ही इशू है और वो चाहते नहीं है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सामने से ऑफर किया हो कि मैं बनना चाहता हूँ या उनको काफ़ी नीड हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उस लेवल पे पहुँच के आपकी नीड होती है काफ़ियों को, आपको किसी की नीड नहीं होती। तो इट वॉज ही हु शुड बी डिसाइडिंग केस एलोकेशन, इट वॉज फैल्ट, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है। दावायर ने और भी लिखा है, देखिए रीच टू द रोहतगीज, उन्होंने कुछ मना कर दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये देखिए ये पैरा, सोर्सेज से रोहतगी वॉज द चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। रोहतगी किसकी पसंद है, नरेंद्र मोदी जी की पसंद है। हु ऑल्सो वॉन्टेड टू रेन इन तुषार मेहता, वो चाहते तुषार मेहता भी रहे, वो अपनी, क्योंकि तुषार मेहता थोड़े जूनियर हैं उनसे, तो वो अपनी पोस्ट में रहे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और वो अटॉर्नी जनरल बन जाए, ये नरेंद्र मोदी चाहते हैं। तभी पीएमओ से डायरेक्ट फ़ोन आया था, ठीक है। हु मोदी फेल्ट वॉज बिकमिंग टू पावरफुल, ठीक है। मेहता इज कंसिडर्ड टू बी क्लोज टू यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह, और मेहता किसके क्लोज है, अमित शाह के। वो चाहते हैं कि मेहता के पास ज़्यादा पावर हो जाए, ठीक है, और वो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दोनों के पास बराबर रहे, पर रोहतगी भी इसमें आ जाए, मतलब वो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन जाए। तो अब देखते हैं टसल कहाँ तक जाती है, बिकॉज ठीक है आप चाहते हो, लेकिन आपको ये सर्कुलर इशू करके उनकी पावर को डिग्रेड नहीं करना चाहिए था। ये मेरा ऐसा पर्सनली मानना भी है और दावायर भी यही कहता है। अब देखिए वाई दिस सर्कुलर, अ गवर्नमेंट सोर्सेज सेड द ऑफिस मेमोरेंडम वॉज इशूड टू बैलेंस द सिचुएशन बिकॉज अंटिल नाउ तुषार मेहता हैड बीन इन चार्ज। क्या था कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया द वायर को कि अभी तक क्या था कि जैसे के वेणुगोपाल साहब की एज 92 हो चुकी है, तो सारा कुछ ये देखते हुए आ रहे थे तुषार मेहता ही, ठीक है। बट अब क्या होगा, जैसे नया कोई आएगा तो वो चाहेगा कि वो देखे, बिकॉज बड़ी पोस्ट है, वही तो सब कुछ अलॉटमेंट करेगा कि आपके पास ये केसेस जाएं। लेकिन तुषार मेहता करते आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि हम तुषार मेहता को कुछ डिग्रेड कर दे, ठीक है ना, एनॉय नहीं करना चाहती। तो इतनी बड़ी पोजीशन है, देखिए तुषार मेहता साहब की भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, और उन्होंने काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया, बखूबी रिप्रेजेंट किया और उन्हें बचाया भी है। तो वो चाहते ही नहीं है कि हम एसजी की पोजीशन को डिग्रेड कर दें, तो उन्होंने एक सर्कुलर ही लिया है, ठीक है। तो ये है सर्कुलर लाने के पीछे का रीज़न। अब हम समझते हैं सेकेंड एस्पेक्ट, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी चिंता, बहुत बड़ी, यही है जुडिशरी एंगल। अब देखिए, अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं और आप एक लॉ स्टूडेंट है या फिर एडवोकेट हैं,
तो आपको पता होगा कि अभी जो हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो है जस्टिस UU ललित साहब, ठीक है, इसमें कोई तो इशू नहीं है। अब क्या होगा, बट इनका जो टर्म है ये नवंबर 2022 मतलब इसी नवंबर में ख़त्म होने वाला है। और उसके बाद आने वाले हैं मतलब काफ़ी फेमस और सबके रेनाउड जस्टिस जो हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है। अब जस्टिस DY चंद्रचूड़ को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं मानता हूँ कि आप उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, उनकी जजमेंट्स और उनके जजमेंट देने का तरीका, उसके आप काफ़ी लोग फ़ैन हैं। तो अब गवर्नमेंट की यही चिंता है। अब देखिए क्यों, क्योंकि जो DY चंद्रचूड़ का जो स्टाइल या फिर जो बोले उनके जो इंटेलेक्ट है ना, वो मतलब वो प्रायोरिटी देते हैं जनता को मतलब एक इंडिपेंडेंस को वो देते हैं और मतलब जनता को प्रायोरिटी देते हैं। वो ऐसा नहीं मतलब वो किसी प्रेशर में काम नहीं करते, जहाँ तक अभी तक देखा गया है वो किसी प्रेशर में काम नहीं करते। जो सच है, अगर गवर्नमेंट ने अच्छा किया है तो ठीक है, उनके लिए अच्छा, और अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया है तो वो सीधा उसमें मतलब वो कुछ ऐसे अटकते नहीं है कि यार गवर्नमेंट ने किया है तो चलो थोड़ा लीनियंट हो जाए, ऐसा नहीं। तो यही गवर्नमेंट की एक इशू है। और इनका जो कार्यकाल होने वाला है DY चंद्रचूड़ का, ये काफ़ी लंबा जाएगा, 2-2.5 साल के आसपास जाएगा, मतलब 2024। और 2024 में आप सबको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन है। तो देखिए ये पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते फिर बताते हैं। द गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी वरी of the next Chief Justice DY Chandrachud, especially in the run-up to 2024 Lok Sabha elections, considering that the next CJI could make things uncomfortable for the government। समझे, गवर्नमेंट के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो CJI अनकंफर्टेबल बना दें, नेक्स्ट CJI जो होने वाले। तो द लेटर इज़ अंडरस्टूड टू हैव वांटेड अ टॉप लॉ ऑफिशियल, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे पास एक टॉप लॉ ऑफिशियल हो जिसकी मतलब बार में भी काफ़ी अच्छी पहचान मीन्स एक अपना सर्किल हो, और एक बोलते हैं ना कि जैसे पर्सनली एक हो जाता है कि हाँ अब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट चाहती है कि मुकुल रोहतगी साहब रिप्रेजेंट करें। तो उनका क्या है कि उन्होंने मतलब काफ़ी क्लियर इमेज और काफ़ी अच्छी इमेज है उनकी, बार में भी और बेंच में भी। बार मीन्स एडवोकेट्स के बीच एंड बेंच मीन्स जजेस के बीच में भी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि रोहतगी साहब आ जाए ताकि DY चंद्रचूड़ जी के अगर कुछ उन्होंने कुछ ऐसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन ले दिए तो वो शायद थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट सोचती है। बट अभी इशू हो गए रोहतगी साहब के साथ भी, उन्होंने सर्कुलर इशू कर दिया है। तो यहाँ पे 2 इशू हो गए, एक तो गवर्नमेंट रोहतगी साहब के बीच का, और दूसरा जो गवर्नमेंट की चिंता है वो है DY चंद्रचूड़ साहब जो कि नेक्स्ट CJI होने वाले हैं। सो यही सारा रीज़न था इसके पीछे, और इसीलिए उन्होंने इस पोस्ट को अभी डिक्लाइन कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, जैसा भी होगा आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।